अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि रेलवे, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन होंगे एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल बुक्स है। फॉर एग्जांपल वारिस ब्रदर्स, तो जो मेरा अपना कुछ रिसर्च है, जो मेरा कुछ अपना कलेक्शन है एंड वारिस ब्रदर्स के का जो भी कलेक्शंस है उन सारे कलेक्शंस को आपके समझ डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक योर एग्जामिनेशन सच एज अपेंडिक्स 2A, अपेंडिक्स 3A, LDC 30%, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए एंड डोंट किल द टाइम। सो लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पर जो हेडिंग देख रहे हैं वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, है ना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एज पर आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट फ्लो इनटू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी एज पर आर्टिकल 266, यानी आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 266, उसके अनुसार जितने भी प्रकार के जो रेवेन्यू है, वो जो रेवेन्यू आता है तो वो सरकार का सारा राजस्व कहाँ जमा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत की समेकित निधि, जिसको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑल पब्लिक मनीज रिसीव्ड फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू। यानी देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जनता का जितने सारे पैसे जो हैं, जो कि सरकार की मद का होता है, वो कहाँ जमा होता है। तो इसका भी सेम आंसर है कि भारत की समेकित निधि में ही, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही उसको जमा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि फॉर मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथोराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, this fund is kept at the disposal of President of India। that means आकस्मिक जरूरत के लिए संसद की स्वीकृति को मतलब डिले करना, राष्ट्रपति के अधीन जिस फंड के पैसे की निकासी की जाती है या की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यानी जो आकस्मिक निधि, यानी आकस्मिक जरूरत का मतलब क्या हुआ कि उसके लिए एक कंटीजेंसी फंड क्रिएट किया जाता है और उसका यूज कब किया जाता है, तो आकस्मिक जब जरूरत पड़ती है तो संसद की स्वीकृति को लंबित रखते हुए राष्ट्रपति के अधीन जिस फंड के पैसे की निकासी की जा सकती है उसे ही कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द अकाउंट अंडर विच IR ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड, द कंटीजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट आर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ RBI। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक के उस अकाउंट्स का नाम क्या है जिसमें भारतीय रेल, जो कि कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि और पब्लिक लेखा के जो लेन देन रखा जाता है तो उसे बेसिकली क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेलवे फंड। ये क्या कहलाता है, ये रेलवे फंड कहलाता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट इन हाउ मेनी पार्ट्स? वेरी सिंपल क्वेश्चंस कि सरकारी लेखे कितने भागों में प्रतिपादित किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। इसका राइट आंसर क्या है? 3। चलिए नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज मेंटेन्ड इन डिविजन्स, यानी भारत सरकार का जो पब्लिक लेखा होता है को कौन कौन से भागों में रखा जा सकता है? बेसिकली क्वेश्चन यही है। और इसका जो राइट आंसर है वो है डेब्ट में, डिपॉजिट में एंड रेमिटेंस में, यानी 3 अवस्थाओं में इसे रख सकते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ द रेलवेज आर बाइफरकेटेड इनटू, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेलवे का जो राजस्व और पूंजीगत लेन देन होता है वो किसमें विभक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बोथ ए एंड बी। कौन? यानी कमर्शियल भी होता है और स्ट्रेटजिक भी होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी स्ट्रेटजिक भी होता है और कमर्शियल भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली एप्रोप्रिएशन टू DRF यानी माइनर हेड 100, पेंशन फंड माइनर हेड 200 एंड DF यानी डेवलपमेंट फंड माइनर हेड 300 इज बुक्ड एज पर बजट प्रोविजन टू विच एब्स्ट्रैक्ट, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो DRF होता है, ये जो माइनर हेड 100 है, पेंशन फंड जो कि माइनर हेड 200 है और विकास निधि जो कि माइनर हेड 300 है, को विनियोग बजट प्रावधान के अनुसार किस एब्स्ट्रैक्ट में रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि इसको एब्स्ट्रैक्ट एम में रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट एम। फॉर अकाउंटिंग द सैलरी पेबल इन मार्च टू स्टाफ इन द सेम मंथ which actually paid in April of next year, which suspense head is operated? Which suspense head is operated, यानी मार्च का जो वेतन होता है वो अप्रैल में भुगतान होता है। तो मार्च महीने में लेखांतरण के लिए कौन सा एक उच्चतम शीर्ष संचालित होता है या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देयमांग। देयमांग कहने का मतलब क्या हुआ कि डिमांड पेवेबल। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट इज डन बाई, यानी ये किसके द्वारा किया जाता है? कौन? जो बिना वित्तीय स्थानांतरण के एडजस्टमेंट किस तरह से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाई अलर्टिंग ब्रांचेज इन द लेजर, बाई अलर्टिंग ब्रांचेज इन द लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन सेटल्ड बिटवीन रेलवेज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर नोन एज, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे और दूसरे सरकारी विभागों के बीच लेन देन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बेसिकली यही है। तो इसको कहते हैं कि रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ट्रांजैक्शन सेटल्ड बिटवीन रेलवेज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर नोन एज रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है कि ट्रांजैक्शन सेटल्ड बिटवीन टू सेपरेट अकाउंटिंग यूनिट्स ऑफ रेलवेज आर कॉल्ड, यानी रेलवे की दो अलग अलग लेखा यूनिट के बीच में लेन देन को क्या कहते हैं? तो उसको तो बोल दिए कि रेमिटेंस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एंड इंडियन रेलवे इज ए, अब इंडियन रेलवे क्या है? तो जो इंडियन रेलवे है वो बेसिकली
आपका गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑन IR मेनली परटेन टू, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है, यानी भारतीय रेल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत जो खर्च होता है वो मुख्यतः संबंधित होते हैं। वो मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? तो वो संबंधित होते हैं आपका कैपिटल से भी होता है, रेवेन्यू से भी होता है एंड डेब्ट से भी होता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 कि इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सब्जेक्ट मेजर हेड। यानी डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि लेखा वर्गीकरण में उपमुख शीर्षकों से संबंधित कितने स्वर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी 16, यानी 16 है ना। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट देयर आर अकॉर्डिंग टू ईच सब्जेक्ट मेजर है, तो 36 है ना, 36। नो, इन अकाउंटिंग ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एंड इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट्स आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग टू इच सब मेजर हेड। तो इसका जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेखा वर्गीकरण में उपमुख शीर्षों से संबंधित कितने सार पाए जाते, इसका जो राइट आंसर है वो है 13, यानी ये 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, नेक्स्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट एन इज यूज्ड फॉर बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ, यानी एन क्या है? कि सार एन का प्रयोग किस खर्चे को बुक करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्व उच्चंत शीर्ष, राजस्व उच्चंत शीर्ष। और ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच रेवेन्यू सस्पेंस हेड्स आर बुक्ड टू एब्स्ट्रैक्ट एन। आप एब्स्ट्रैक्ट एन को इन विच रेवेन्यू सस्पेंस हेड्स आर बुक्ड टू एब्स्ट्रैक्ट एन, यानी कह रहा है कि सार एन का प्रयोग किस राजस्व उच्चंत शीर्ष को बुक करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वित्तीय अग्रिम, यानी रेवेन्यू और डिमांड पेवेबल है ना, डिमांड पेवेबल। ओके, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी इसका जो राइट आंसर है 19 का वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिसलेनियस एडवांस, यानी आर एंड डिमांड्स पेवेबल। Invokes any change in the classification of expenditure invokes any change in the classification of expenditure will be effective from, यानी कार्यों के खर्चे के वर्गीकरण में बदलाव कब से लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेंज शुड ओनली बी फॉर द एक्सपेंडिचर इनकरेड आफ्टर इशू ऑफ लेटर। लेटर तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनवॉक्स एनी चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इफेक्टिव जो होगा वो लेटर, डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेंज शुड ओनली बी फॉर द एक्सपेंडिचर। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि लेबर एंड डिमांड्स पेवेबल,
लेबर एंड डिमांड्स पेवेबल सस्पेंस बिटवीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का, वो है आपका राइट आंसर क्रेडिट एंड अनडिस्चार्ज, यानी हैव ए क्रेडिट बैलेंस ऑन एक्सपेंडिचर साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड एंड रिप्रेजेंट क्या हो रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर का जो सबसे अच्छा और जो सबसे सटीक आंसर है वो हो जाएगा क्रेडिट अनडिस्चार्ज्ड। ओके, चलिए तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल वीडियो है जो कि LDC 30% के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते ही एक ऐसे वीडियो में, अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।